गुड गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में विचार विमर्श करेंगे। आप लोगों को बचपन से मालूम है कि किसी भी भाषा के लिए व्याकरण एक शास्त्र होता है। व्याकरण एक शास्त्र होता है। इस दृष्टि से विचार करने से हम लोग हिंदी के कुछ पहलुओं को समझकर लेने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले हम जब स्कूल में आया करते थे उस समय हमें अक्षर का कोई ज्ञान नहीं था। वहाँ के गुरुजनों ने हमें अक्षरों का ज्ञान देने की कोशिश की, जैसे ओ, आ, ई वगैरह। यहाँ से हमारी अक्षरों के बारे में जानकारी लेना आरंभ हुआ था। आप लोगों को ये पता है कि अक्षर किसे कहते हैं? मानवता यानी कि विचार करने से हमें पता चलता है कि स्वर या स्वर व्यंजन से अक्षर बनता है। फिर सार्थक अक्षर समूह की इकाई को हम शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा ये हो सकती है, सार्थक शब्द समूह की इकाई को हम शब्द कहते हैं। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं ये बचपन से हम लोग जानते हैं। पहली कक्षा के लिए जब हम पढ़ने जा रहे थे, अ आ ई से लेकर अम आ तक जो उपलब्धियां होती है उसी को हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन क ख से लेकर ज्ञ तक। आप लोगों को यह भी पता है कि हर एक भाषा के लिए स्वर और व्यंजन अलग हुआ करते हैं। स्वर अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू और मराठी में अ आ ई से लेकर, मराठी हिंदी में अ आ ई से लेकर अम तक। थोड़ा सा बदलाव भी है इसमें से कुछ। आप लोगों को स्वर और व्यंजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने के बाद हम लोग फिर शब्द की तरफ आते हैं। शब्द की परिभाषा क्या होती है? एक सार्थक अक्षर को या सार्थक अक्षर समूह को शब्द कहते हैं, या सार्थक शब्द समूह की इकाई को हम वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द समूह की इकाई को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के बारे में यह भी विचार हमने कर लिया है कि हमारे मन का एक विचार पूर्ण रूप से व्यक्त कराने वाले शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। यानी कि ये दो परिभाषाओं से हमें ये पता चलता है कि वाक्य किसे कहते हैं। आया ध्यान में बच्चों? तो आप लोग अक्षर, शब्द और वाक्य, ये तीन शब्द तो जान चुके हैं। मुझे ये पहले बताओ कि अक्षर किसे कहते हैं? है कोई? ठीक है। अक्षर इसे कहते हैं सार्थक शब्द समूह की इकाई को हम शब्द कहते हैं, या सार्थक शब्द समूह को हम शब्द कहते हैं। तो शब्द बनते समय अक्षरों की जरूरत होती है। अक्षर कैसे बनता है? स्वर व्यंजन, स्वर से। और इसीलिए हम यह पहले समझ चुके हैं। अब हम लोग, आप लोग मिलकर आज शब्द और वाक्य के बारे में सोचने के अलावा, सच मानो तो हम 11वीं के छात्र होने के नाते हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से विचार करना है, सोचना है। तो वाक्य किसे कहते हैं?
वाक्य किसे कहते हैं, ये कभी परिभाषा कभी एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए पूछी नहीं जाती, लेकिन वाक्य किसे कहते हैं ये समझना जरूरी है। तो वाक्य किसे कहते हैं, सार्थक शब्द समूह की इकाई को हम वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द समूह की इकाई को हम वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद माने जाते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद माने जाते हैं। पहला है सरल वाक्य, उसे ही साधारण वाक्य कहा करते हैं। मतलब पहला है सरल तथा साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। आप लोग सरल वाक्य किसे कहते हैं ये पहले समझ लेंगे। सरल वाक्य की परिभाषा या समझाने के तौर पर आप लोगों को मैं ये कह देता हूं, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा 3 शब्दों वाला उदाहरण आप लोगों के सम्मुख रख देता हूं या सामने रखता हूं। देख लीजिए, एक उदाहरण है। पहला उदाहरण या समझने के लिए काफी है, तोता उड़ गया। एक साधारण वाक्य है। कैसे? तो इस वाक्य में तोता ये क्या है, उद्देश्य है, और उड़ जाना, उड़ गया ये क्या है, विधेय है। दूसरा एक उदाहरण और आप लोगों के सामने सम्मुख रखता हूं। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। महादेव का पारिवारिक जीवन ये क्या है, उद्देश्य। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था, न था, ये विधेय हो सकता है। तो छात्रों, आप लोगों के लिए सरल वाक्य किसे कहते हैं ये समझ में आया होगा। आया है या नहीं? मेरा ख्याल है या मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को यह सरल वाक्य किसे कहते हैं उसकी परिभाषा या उसका अर्थ समझ में आ चुका है। उदाहरण देता हूं आज आप लोगों के लिए एक और। जगत के सब रहस्य का द्वार प्रेम ही है। जगत के सब रहस्य का द्वार प्रेम ही है। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, और एक एक करके लाओ हमारे सामने। पिछला जो अभ्यासक्रम था, पिछला जो 12वीं का ये पिछली जो 12वीं की किताब थी उसमें से ये कई उदाहरण है। आज नई किताब होने के कारण उसी के बीच में कई उदाहरण मैंने अभी लिए नहीं, बाद में समझा दूंगा उसके प्रति भी। देख लीजिए, पहला वाक्य, यह सरल वाक्य आप लोगों को मालूम हुआ या समाप्त हुआ या समझ लिया होगा। अब संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य के बारे में भी उसी की तरह समझना जरूरी है। जैसे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जब 2 या अधिक सरल, ध्यान में रखना, जब 2 या अधिक सरल या मिश्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ध्यान में आया? यह परिभाषा थोड़ी सी अलग है। जब 2 या अधिक सरल या मिश्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हरी बत्ती दी जा चुकी थी, हरी बत्ती दी जा चुकी थी और सिग्नल डाउन हो चुका था। आया ख्याल में? देख लीजिए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। जब 2 या अधिक सरल वाक्य, आप लोगों ने क्या समझ में लिया है परिभाषा के वक्त? जब 2 या अधिक सरल वाक्य मिश्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ दिया जाता है या जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहां देखिए, पहला जो उदाहरण हमने ले लिया है ना, हरी बत्ती दी जा चुकी थी, यहां तक। और अतः ये शब्द और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। सिग्नल डाउन हो चुका था, मतलब ये दोनों वाक्य एक शब्द ने जोड़ लिए। कौन से? आया ख्याल में? और तो इस तरह संयुक्त वाक्य हुआ करते हैं।
अब दूसरा उदाहरण भी आप लोगों के सम्मुख रखता हूं या दे देता हूं। 10 बज गए थे, 10 बज गए थे, मगर काम बनता नजर नहीं आता था। ये भी पिछली किताब का 12वीं की किताब का एक उदाहरण है। 10 बज गए थे मगर काम बनता नजर नहीं आता था। इस वाक्य में भी 2 सेक्शन या 2 विभाग हो चुके हैं। जैसे कि आप लोगों ने परिभाषा में समझ लिया है, जब 2 या अधिक सरल या समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़कर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहां देखिए 10 बज गए थे यहां तक, मगर काम बनता नजर नहीं आता था, यहां तक। ये 2 अलग अलग हिस्से किसने जोड़ लिए हैं, मगर ये शब्द ने। इसी तरह ये दिखाई देने से, यानी कि समुच्चय बोधक अवयव का उपयोग होने के कारण हम उसे क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। आया ख्याल में? इस तरह दूसरा जो भेद है यह रचना की दृष्टि से मेरे ख्याल से आप लोगों के ध्यान में आ बसा होगा या समझ में आया होगा। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण, यानी कि तीसरा जो रचना की दृष्टि से तीसरा जो भेद है वह इस तरह का है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो देख लीजिए उसकी भी परिभाषा कुछ और बन पाती है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य प्रधान उपवाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। देख लीजिए एक बार फिर, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य प्रधान उपवाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कई उदाहरण आप लोगों के सामने रखता हूं। देख लीजिए पहला उदाहरण, पहले जो आंसू आंखों में फूट पड़े थे, पहले जो आंसू आंखों में फूट पड़े थे, घबराहट के कारण वे फौरन सूख गए। पहला उदाहरण आपने ठीक तरह से सुना है, कैसा है देख लीजिए। पहले जो आंसू आंखों में फूट पड़े थे, घबराहट के कारण वे फौरन सूख गए। दूसरा उदाहरण, अगर मां बच्चा नहीं देना चाहती तो तू उसे नहीं ले जा सकती। अगर मां बच्चा नहीं देना चाहती तो तू उसे नहीं ले जा सकती। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं, यहां दिखाई देता है। और एक बार तीसरा उदाहरण आप लोगों के सम्मुख रखता हूं। वहां एक नलकूप है, स्वल्पविराम दिया जाता है, वहां एक नलकूप है जो बिजली से चलता है। इस वाक्य में भी ये आप लोगों को पता चलता है कि एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के साथ मुझे जोड़ लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम मिश्र वाक्य कहते हैं। कई और उदाहरण है, जो बड़ा है वह बड़े बड़े काम करता है। तीसरा और उदाहरण देने के लायक है, मैंने नीचे किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी। इस तरह के 2-4 उदाहरण आप लोगों के सामने रखने के अलावा हम लोग आगे जाने से पहले हमने जो कुछ समझ लिया ये समझने की कोशिश करते हैं। आज आया जाने के अभी हमने रचना की दृष्टि से 3 वाक्यों के बारे में सोच लिया या विचार विमर्श कर लिया, पता है ना? हाँ, तो देखिए पहला जो वाक्य रचना के अनुसार वाक्य के जो 3 भेद सुने या समझ लिए, इनमें से पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। ये जो 3 वाक्य के भेद है ना, ये 3 वाक्य कौन से है? रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद। ये पिछले अध्ययन के लिए हमारे लिए काफी उपयुक्त था। आज नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन इस साल थोड़ा सा बदलाव करते हुए कुछ और जोड़ दिया है। रचना के अनुसार वाक्य के भेद के अलावा हमें वाक्य के
अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार समझना जरूरी है या समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ की दृष्टि से विचार करते समय कुछ आप लोगों को कुछ वाक्य याद आते हुए होंगे। पहला जो वाक्य है या पहला जो भेद मैं मानता हूं वह है विधानार्थक वाक्य, दूसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, तीसरा है निषेधार्थक वाक्य, चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा है विस्मयादि बोधक वाक्य, विधि वाक्य इत्यादि इत्यादि। करीबन 7-8 अर्थ की दृष्टि से 8 वाक्य के भेद है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है? 8। और रचना की दृष्टि से कितने भेद है? मैंने इससे पहले बता दिया था, रचना की दृष्टि से 3 है। तो ठीक है, जाने दो। अब हम लोग अब इसी वक्त अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद के बारे में विचार विमर्श कर लेते हैं या करेंगे। पहला है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य में कोई सरल कथन, देखिए, जिस वाक्य में कोई सरल कथन अथवा विधान होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। इतने आसान और सुलभ व्याख्या है, परिभाषा है, देख लीजिए। जिस वाक्य में कोई सरल कथन अथवा विधान होता है, आसान शब्द है। जिस वाक्य में कोई सरल कथन अथवा विधान होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, उदाहरण के लिए, जैसे कमरे में एक विद्यार्थी परेशान बैठा था। उदाहरण 5वीं-6ठी कक्षा का दिखाई देता है, फिर भी आप लोगों के लिए समझने के लिए काफी है। कमरे में एक विद्यार्थी परेशान बैठा था। ये वाक्य विधानार्थक वाक्य, एक विधान, सरल कथन तथा एक विधान होता है, ये दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण देखिए, मैदान में पानी भरा है। ये भी सरल है, सरल कथन है ना, दिखाई देता है ना, सरल कथन। हाँ, मैदान में पानी भरा है। तीसरा उदाहरण, फल मीठे हैं। इन वाक्यों में हमें यह पता चलता है कि यह विधान या सरल वाक्य की दृष्टि से हमारे सम्मुख आ जाते हैं, नजर आ जाते हैं, इसीलिए हम उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। देख लीजिए, इस वाक्यों में एक एक विधान किया गया है। वास्तव में आप लोगों को यह समझना होगा कि इस वाक्य में एक एक विधान किया गया है। जैसे विद्यार्थी कैसा है, प्रश्न है ना, विद्यार्थी कैसा है, परेशान है। मैदान में क्या है, पानी है। यानी कि सरल कथन किया है, यानी कि क्या किया है, सरल कथन किया है। उदाहरण के लिए कई और एक आध दो उदाहरण अपने लिए देकर आगे चलने की कोशिश करता हूं। उदाहरण एक और, वह बहुत सुंदर चित्र खींचता है। वह बहुत सुंदर चित्र खींचता है। दूसरा उदाहरण, गोदावरी बहुत शांत लग रही है। गोदावरी बहुत शांत लग रही है। इन दो वाक्यों से हमें यह मालूम हो जाता है, ये पता चलता है, ये ध्यान में आ जाता है, यह ज्ञान होता है कि वह बहुत सुंदर चित्र खींचता है। साधारण विधान क्या है, विधान क्या है, सरल, इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसे विधानार्थक वाक्य। अब हम लोग दूसरे अर्थ की दृष्टि से दूसरे प्रकार की ओर, दूसरे भेद की ओर चले आते हैं। दूसरा क्या नाम है उसका, प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में कोई प्रश्न होता है, जिस वाक्य में कोई प्रश्न होता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। आया ख्याल में, क्या है परिभाषा, जिस वाक्य में कोई प्रश्न होता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। आसान है ये तो, बिल्कुल आसान, क्योंकि उसके प्रश्नार्थक प्रश्न होता है, इसमें प्रश्न होता है या प्रश्नार्थक सिंबल, चिन्ह, प्रतीक होता है आखिरी में। कैसे, देख लीजिए उदाहरण,
क्या तुमने अभी तक वह किताब नहीं लाई? क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह। क्या तुमने अभी तक वह किताब नहीं लाई? क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह होता है। देख लिया। इसके अलावा दूसरा एक और उदाहरण, मैं अपना भाषण कैसे पेश करूं? प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन टैग। इन दो वाक्यों से हमें यह तो ध्यान में आया होगा कि प्रश्नार्थक वाक्य किसे कहते हैं। पहले हमने क्या परिभाषा के रूप में क्या समझ में लिया? जिस वाक्य में कोई प्रश्न होता है, मतलब क्या है? प्रश्न होता है। प्रश्न के लिए क्या, कोई, किस लिए, क्या, क्यों, किस तरह वगैरह प्रश्नार्थक जो कोई शब्द होते हैं वो आया करते हैं। उसके अलावा प्रश्न चिन्ह होता है। तो पहले वाक्य में क्या और दूसरे वाक्य में कैसी, ये क्या है? प्रश्नार्थक शब्द या प्रश्न पूछने वाले शब्द हुआ करते हैं। इसी से हमें क्या पता चलता है? ये प्रश्नार्थक वाक्य है। ठीक है, ये भी शायद आपके दिमाग में बस चुका होगा। अब तीसरे की तरफ आ जाते हैं, निषेधार्थक वाक्य। उसकी भी परिभाषा आसान है। निषेधार्थक शब्द से पता चलता है। कैसे, ये बता देता हूं। पहले जब वाक्य में किसी बात का इनकार अथवा, ध्यान में ले लीजिए या ध्यान देकर सुनिए, जब वाक्य में किसी बात का इनकार अथवा निषेध किया जाता है, बगा, जब वाक्य में किसी बात का इनकार अथवा निषेध किया जाता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, तुमने जो पुस्तक दी थी, बराबर का, देख लीजिए ये उदाहरण कैसा है। तुमने जो पुस्तक दी थी वह अच्छी नहीं थी। जो किताब दी थी, जो पुस्तक दी थी, वह कैसी थी? अच्छी नहीं थी। कैसी आ शब्द नहीं यहां, लेकिन वह अच्छी नहीं थी, मतलब कि इनकार, निषेध। दूसरा शब्द लिखिए, दूसरा उदाहरण लिखिए, परिश्रम के बिना यश नहीं मिलता। यह भी वही है, परिश्रम के बिना यश नहीं मिलता। आप लोगों को तो पता चलता है, बिना अध्ययन या बिना पढ़ाई या बिना सोचे समझे हम एग्जाम के लिए बैठेंगे तो शायद ठीक तरह से आता नहीं। इसी तरह मैं आप लोगों को यह कह देता हूं कि परिश्रम के बिना यश नहीं मिलता। उदाहरण क्या है? परिश्रम के बिना यश नहीं मिलता। इसी से यह पता चलता है कि उसी से निषेध किया है, इनकार कर दिया है। मतलब इसी से हमें पता चलता है कि यह वाक्य कैसा है? निषेधार्थक वाक्य। अब अगला जो उदाहरण है, अगला जो प्रकार है या भेद है, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं? यह तो बिल्कुल आसान है। कैसे? आज्ञा की जाती है या आज्ञा का बोध होता है। देख लीजिए वो कैसे है। जिस वाक्य से आज्ञा का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। इतने आसान है। आज्ञा का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम जाओ अपना काम करो, बस इतना वाक्य, इतना सा छोटा सा वाक्य है। तुम जाओ अपना काम करो। तो लिखते समय यह वाक्य कैसा होता है? तुम जाओ उद्गारवाचक चिन्ह, अपना काम करो पूर्णविराम। म्हणजे काय? मतलब क्या है? तुम जाओ अपना काम करो। अगला उदाहरण है, जंगल में मत जाओ। जंगल में मत जाओ, यहां भी आज्ञा है, किसी के द्वारा मिली हुई आज्ञा है। जंगल में मत जाओ बड़ों के द्वारा कहा जाता है, अरे तू यहां मत जाओ। बिल्कुल उसी तरह, इधर आओ, तुम्हें कुछ कहना है। बड़े लोग छोटों के लिए कहा करते हैं। जैसे ये इसका मतलब होता है, इधर आओ, उद्गारवाचक चिन्ह आता है, और तुम्हें कुछ कहना है।
दूर हम बैठे हुआ करते, नहीं तो कई छात्र यहाँ वहाँ घूमते हुए दिखाई देते, तो हम आते वक्त किसी को दिखाई देते तो कहते, अरे इधर आओ, तुम्हें कुछ कहना है। तो वो क्या कहता है, दूर से हमारी तरफ आने के लिए तैयार रहता है या आता है। बिल्कुल उसी तरह ये वाक्य है, इधर आओ तुम्हें कुछ कहना है, मतलब आज्ञा। यहाँ क्या होता है, आज्ञा। मतलब इसी से हमें क्या कहता है, इसी वाक्य से पता चलता है, आज्ञार्थक वाक्य का पता चलता है। इसलिए आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं, यह आप लोगों को समझ में आया हुआ होगा। अब पांचवा या अगला जो कोई भेद है वो भी इस दृष्टि से, विस्मयादि बोधक वाक्य। कैसे, वाक्य के अर्थ की दृष्टि से कई प्रकार होने के साथ हम विस्मयादि बोधक वाक्य की प्रति आ चुके हैं। जिस वाक्य में विस्मय 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 का मतलब क्या होता है, हर्ष, खेद, हर्ष, ये जो वाक्य है ना, ये जो शब्द है ना, वह भाव प्रकट या भाव दिखाता है। जैसे अपना जो मराठी में भाव होता है वो नहीं। जैसे कि देख लीजिए, जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, खेद इत्यादि भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अर्थ क्या है, जिस अर्थ की दृष्टि से या समझते समय जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, खेद इत्यादि भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, पहला उदाहरण, अरे रे, उद्गारवाचक चिन्ह हुआ करता है, अरे रे भरी उम्र में वह अंधा हुआ, पूर्ण विराम। अरे रे उद्गारवाचक चिन्ह होता है, भरी उम्र में वह अंधा हुआ। दूसरा उदाहरण, ओ उद्गारवाचक चिन्ह, इसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। ओ कितने भयानक संकट में फंसे। ये दो वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। इस तरह अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना हमको आना जरूरी है। इसलिए हम आप लोगों को कई उदाहरण आप लोगों के सम्मुख रखने की कोशिश करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना जरूरी है या ये समझना सीखना हमें आवश्यक है। तो देख लीजिए, मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। एक उदाहरण है, मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। कैसा वाक्य है, प्रश्नार्थक वाक्य। बनाना है हमें, क्या मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, प्रश्न चिन्ह। कैसा होता है, देख लीजिए, क्या मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। वाक्य कैसा, पहला वाक्य कैसा दिया था, आप लोगों को समझ में आया है। देख लीजिए, मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, यह क्या है, प्रश्नार्थक वाक्य। इसका जवाब या परिवर्तन कैसा बनता है या बदलाव कैसे हो जाता है, देख लीजिए, क्या मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, प्रश्न चिन्ह। ये प्रश्नार्थक वाक्य बन गए। ये क्या बन गया, प्रश्नार्थक वाक्य। अब दूसरा उदाहरण आप लोगों के सम्मुख रखता हूं, दया निर्बल थी, स्वल्पविराम, वह इतना भार सहन न कर सकी, पूर्ण विराम। दया निर्बल थी, स्वल्पविराम, वह इतना भार सहन न कर सकी, पूर्ण विराम। ब्रैकेट में दिया जाता है, निषेधार्थक वाक्य बनाइए। तो हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, आसान है ये भी बिल्कुल। निषेधार्थक है, यहां क्या है, निषेध है, इनकार है। तो कैसे बनाना है, दया सबल नहीं थी। कैसे पता चला, निर्बल के बदले सबल आया। दया निर्बल नहीं थी, स्वल्पविराम, वह इतना भार सहन न कर सकी। दया सबल नहीं थी, स्वल्पविराम, वह इतना भार सहन न कर सकी। आगे इस तरह हम लोग
ये दूसरा वाक्य भी समझ लिया होगा हमने। कौन सा वाक्य बनाया आप? यह निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक हुआ। फिर एक बार प्रश्नार्थक पूछता हूं या आप लोगों के सामने रखता हूं। आपने समस्याओं पर, सॉरी आपने नहीं, अपनी समस्याओं पर मां से खुलकर बात करके उनसे सलाह ले। देख लीजिए वाक्य कैसा है। अपनी समस्याओं पर मां से खुलकर बात करके उनसे सलाह ले। प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। क्या बनाना है? प्रश्नार्थक वाक्य। कैसे बनाएंगे? आसान है ये भी। आप लोगों को पता है प्रश्नार्थक के लिए प्रश्न पूछना या प्रश्न होना जरूरी है। कैसे? क्या, कैसे, अपने पहले दो उदाहरण समझते समय देख लिए थे। क्या, तो यही देख लीजिए। क्या अपनी समस्याओं पर मां से खुलकर बात करके उनसे सलाह लेनी चाहिए? प्रश्न चिन्ह देना आवश्यक है। क्या अपनी समस्याओं पर मां से खुलकर बात करके उनसे सलाह लेनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। इस तरह यह वाक्य बन जाता है। अब अगला एक और उदाहरण आप लोगों के सम्मुख रखते हुए यहां प्रयास करेंगे देखने की। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। यह विधि वाक्य का उदाहरण है या विधान वाक्य। तो यहां कैसे होगा? मेरे साथ अन्याय हुआ है, नहीं के बदले अन्याय, न्याय के बदले अन्याय। मेरे साथ अन्याय हुआ है, यह विधान विधि वाक्य के लिए विधि वाक्य बन जाता है। अब तीसरा अगला उदाहरण, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। अज्ञार्थक वाक्य बनाना है। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए, अज्ञार्थक वाक्य बनाना है। तो कैसे बना देते हैं? शेष आप इस लिफाफे को, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ो तथा पढ़ लो। देख लीजिए कैसा बनाना है। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ो तथा पढ़ लो, पूर्णविराम। बस क्या है? अज्ञार्थक वाक्य। इस तरह और एक उदाहरण ले लेता हूं और बस आज इतना ही। एक उदाहरण लेकर, ऐसे समय तुम्हारी बात न सुने। ऐसे समय तुम्हारी बात न सुने, विधि वाक्य। ऐसे समय उसे तुम्हारी बात सुननी चाहिए, उत्तर जवाब। ऐसे समय तुम्हारी बात न सुने, विधि वाक्य बनाइए। तो इसका विधि वाक्य कैसे बनता है? ऐसे समय उसे तुम्हारी बात सुननी चाहिए। इस तरह हम तरह तरह के वाक्यों की अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के जो उदाहरण है वह लेने की कोशिश की। इस तरह आज हम लोग ये तो देख चुके हैं जैसे कि